हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम से बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर AS22 प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करवा दीजिए। आपने रैपिड रिवीजन में अभ्यास बैच में अभी तक रिवाइज करवाया ही नहीं है। हालांकि मैंने सुपर 35 जो कंसेप्ट नोट्स आपको दिए थे, मैंने उसमें AS22 का कुछ पोर्शन लिया था और एक क्वेश्चन भी बहुत प्यारा लिया था। बट नेवरदलेस बच्चों की जो डिमांड है उसको मैं पूरा करने आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको AS22 पूरा पूरा का पूरा जो भी कंटेंट है वो आपको अभी रिवाइज करवाऊंगा विथ माय हैंड रिटन नोट्स। अगर ये हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स आप बाद के लिए रखना, एग्जाम के एक दो घंटे पहले बस ओवरव्यू करने के लिए। अभी पैनिक मत करना, अभी जल्दी से जल्दी बस आप सुनते जाओ, जितना बोलूं उतना सुनते जाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सोचकर ये लेक्चर देखना कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, AS22 पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों को AS22 अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पिछला जो भी पढ़ के रखा है आपने उसको सब भूल जाओ और आप ये सोच के चलो कि आज इस लेक्चर में जितना समझ में आया उतना बोनस। ठीक है, चलिए। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सबसे पहले बच्चों, इनकम जो होती है वो दो टाइप की होती है। इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है अकाउंटिंग इनकम, एक होती है टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम मतलब PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आप अपने P&L से निकालते हो, टैक्स के पहले का प्रॉफिट। ठीक है ना, टैक्स निकलने से पहले का प्रॉफिट PBT, जिसको आप बोलते हो अकाउंटिंग इनकम। एक होती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो आप इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप इनकम कैलकुलेट करते हो। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप इनकम कैलकुलेट करते हो सारे सेक्शंस लगाने के बाद। तो ये हो गया आपका इनकम, ये हो गया आपका इनकम। अब इनकम के बाद बात करते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं करंट टैक्सेस, दूसरे होते हैं डेफर्ड टैक्सेस। कितने? दो टाइप के, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। ठीक है, ये हो गया करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, दो टाइप के इनकम टैक्सेस हो गए। अब आते हैं करंट टैक्स पे। करंट टैक्स क्या होता है? तो करंट टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है करंट टैक्स लाइबिलिटी CTL, करंट टैक्स असेट CTA। करंट टैक्स लाइबिलिटी, करंट टैक्स असेट। ठीक है। अब करंट टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब मुझे पे करना है। अगर मुझे पे करना है तो जैसे सैलरी, सैलरी मुझे पे करना है तो सैलरी मेरा खर्चा भी हुआ, और अभी तक पे नहीं किया तो सैलरी मेरा लाइबिलिटी हुआ। वैसे ही अगर मैं करंट टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा हूं तो क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो लाइबिलिटी है तो डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरा एक्सपेंस है। तो करंट टैक्स लाइबिलिटी की एंट्री क्या होती है? करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लाइबिलिटी। तो करंट टैक्स लाइबिलिटी मतलब मुझे टैक्स पे करना है, करना है अभी, तो वो लाइबिलिटी हो गई। तो ये तो आपने सोच लिया क्रेडिट इफेक्ट। इसका डेबिट इफेक्ट क्या सोचोगे आप? कि वो मेरी बन गई एक्सपेंस, वो मेरी बन गई एक्सपेंस। आया समझ में? तो करंट टैक्स लाइबिलिटी से एक्सपेंस क्रिएट होता है। ठीक है, ये जो करंट टैक्स लाइबिलिटी होती है, दिस इज एज गुड एज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। अब दूसरा आता है करंट टैक्स असेट। क्या आता है? करंट टैक्स असेट। करंट टैक्स असेट मतलब TDS, आपका TDS किसी पार्टी ने काटा, आपका एडवांस टैक्स किसी पार्टी ने काटा। जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आप ऑलरेडी बता दोगे कि भाई इतना टैक्स तो मेरा पहले से ही पे हो चुका है। तो TDS, एडवांस टैक्स, ये आपका किसी पार्टी ने काटा। हाँ, अगर आप एडवांस टैक्स कोई पार्टी नहीं काटती है, एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ता है, तो एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। TDS के केस में आपका TDS किसी पार्टी ने काटा तो टू बैंक की जगह आ जाएगा टू पार्टी, टू डेटर। ठीक है ना, चलो जी। तो करंट टैक्स असेट से TDS एडवांस टैक्स बना, वो किसी पार्टी ने आपका काटा या फिर आपने पे किया। इसका मतलब अनलाइक करंट टैक्स लाइबिलिटी, करंट टैक्स असेट में कोई इनकम क्रिएट नहीं होती। जैसे करंट टैक्स लाइबिलिटी में एक एक्सपेंस क्रिएट होता है, पर करंट टैक्स असेट में कोई इनकम क्रिएट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब जो ये एक्सपेंस है, करंट टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस कहां जाएगा? P&L में जाएगा। करंट टैक्स एक्सपेंस कहां जाएगा? P&L में। अब ये करंट टैक्स एक्सपेंस निकला कैसे? एंट्री तो ठीक है,
पर इसका अमाउंट कैसे आएगा? तो करंट टैक्स एक्सपेंस जो कि उसका क्रेडिट इफेक्ट कहीं ना कहीं करंट टैक्स लाइबिलिटी है, उसका अमाउंट कहां से निकलेगा? तो करंट टैक्स एक्सपेंस का अमाउंट निकलेगा आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, जो मैंने आपको ऊपर ये वाली पढ़ाई है टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम में आप मल्टीप्लाई करोगे टैक्स रेट को, तो आपका करंट टैक्स एक्सपेंस निकल आएगा। और करंट टैक्स एक्सपेंस आप कहां चार्ज करोगे? पीएनएल में चार्ज करोगे। पीएनएल में चार्ज करोगे तो आपने देखो यहां पर उसको डेबिट किया था, करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब आप उसको पीएनएल में लेके जा रहे हो तो एंट्री कर रहे हो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स एक्सपेंस। जैसे आप एंट्री करते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, वैसे ही आपने एंट्री की करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लाइबिलिटी। फिर आप जब सैलरी अकाउंट डेबिट कर चुके होते हो तो पीएनएल में ले जाते हो, वैसे ही आपने करंट टैक्स एक्सपेंस को भी पीएनएल में लेके गए। ठीक है, ये जो आपका करंट टैक्स लाइबिलिटी है ये एक तरीके से आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। और जो करंट टैक्स असेट होता है, जो करंट टैक्स असेट होता है वो जाता है आपके अदर करंट असेट्स में, बैलेंस शीट में। वो कहां जाता है? आपके अदर करंट असेट्स में। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो करंट टैक्स लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लाइबिलिटी साइड, करंट टैक्स असेट अदर करंट असेट्स। कभी कभार उसको कुछ बच्चे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में भी ले जाते हैं, कभी कभार आपको हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में दिख जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है उतना। ठीक है, तो ये हो गया आपके करंट टैक्सेस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन डेफर्ड टैक्स पे। तो मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स की बातें हो गई, अब बात करते हैं डेफर्ड टैक्स पे। तो डेफर्ड टैक्स क्या होता है बच्चों? डेफर्ड टैक्स क्या होता है? डेफर्ड टैक्स जो होता है वो टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर कैलकुलेट होता है। किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर कैलकुलेट होता है। आप बोलोगे सर ये टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? तो टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो भी टाइमिंग डिफरेंस का आपके पास अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस होगा आपके पास, उसके ऊपर आप टैक्स का रेट लगाओगे। जैसे करंट टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए आपने टैक्स का रेट किसके ऊपर लगाया था? टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगाया था। पर यहां पर डेफर टैक्स निकालने के लिए आप टैक्स रेट को अप्लाई करोगे टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर। अब आप बोलोगे सर ये टाइमिंग डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है? ये टाइमिंग डिफरेंस आया कहां से, कैसे कैलकुलेट होता है? तो ध्यान से देखिए, ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जो मैंने डिफरेंस की बात की, डिफरेंस, तो जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस आता कहां से? आपको अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम को कंपेयर करना पड़ता है। किसको कंपेयर करना पड़ता है? अकाउंटिंग इनकम मतलब पीबीटी ये वाला, और टैक्सेबल इनकम मतलब ये वाला। आप जब इन दोनों इनकम को कंपेयर करोगे तो देयर आर चांसेस कि कोई डिफरेंस ना आए, तो अच्छी बात है। और अगर तो डिफरेंस आया तो वो डिफरेंस या तो टाइमिंग डिफरेंस होगा या तो परमानेंट डिफरेंस होगा। ठीक है, वापस से बोल देता हूं, डिफरेंस कौन सी दो इनकम को कंपेयर करके आता है? अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। डिफरेंस नहीं आया तो अच्छी बात है, डिफरेंस आया तो आइदर उसको आप बोलोगे टाइमिंग डिफरेंस या फिर बोलोगे परमानेंट डिफरेंस। अब दोनों अलग अलग होते हैं। पहले बात करते हैं परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस मतलब जैसे मान लीजिए आज मेरी अकाउंटिंग इनकम, आज मेरी अकाउंटिंग इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए है, पर आज मेरी टैक्सेबल इनकम हो गई 1,20,000। मतलब मेरी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो 20,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस परमानेंट हो सकता है या फिर टाइमिंग हो सकता है। अगर ये डिफरेंस परमानेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? आज ये डिफरेंस पैदा हुआ है, आज ये डिफरेंस पैदा हुआ है, तो क्या लिखा है मैंने? अराइज इन 1 ईयर। आज ये डिफरेंस पैदा हुआ है, पर जैसे अभी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और अकाउंटिंग इनकम कम है, तो फ्यूचर में जाके इसका अगर उल्टा होता है, अगर इसका उल्टा होता है कि आगे चल के अकाउंटिंग इनकम बढ़ जाएगी और टैक्सेबल इनकम गिर जाएगी उतने से ही, तो मैं उसको बोलूंगा टाइमिंग डिफरेंस। मतलब अराइज इन 1 ईयर, 1 साल में एक डिफरेंस आया बिकॉज टैक्सेबल इनकम ज्यादा थी, अकाउंटिंग कम थी, उल्टा भी हो सकता है। पर अगले सालों में इसका जस्ट उल्टा पोजीशन हो जाएगा। इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा पोजीशन हो जाएगा। अगले सालों में इसको आप इमीडिएटली उल्टा करो, उल्टा हो सकता है। तो ऐसा डिफरेंस जो 1 साल में अराइज होता है और अगले कुछ सालों में वो डिफरेंस रिवर्स भी हो जाता है, तो उस डिफरेंस को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। पर परमानेंट डिफरेंस में क्या होता है कि 1 साल में वो डिफरेंस अराइज तो हो गया, पर वो फ्यूचर में कभी भी रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, और इस वजह से उसके ऊपर कभी भी डेफर्ड टैक्स नहीं बनता है। डेफर्ड टैक्स मैंने आपको क्या बोला, किसके ऊपर बनता है? टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर बनता है। टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर हम
डेफर टैक्स बनाते हैं। तो मैं वापस से बोल देता हूं, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 120 है और अकाउंटिंग इनकम 1 लाख है, तो अभी 20,000 से मेरी टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई। फ्यूचर में कभी ना कभी ऐसा सीन बनेगा कि मेरी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी और टैक्सेबल इनकम कम होगी उतने ही 20,000 से। अब ऐसा हो सकता है एक ही साल में हो जाए, ऐसा हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके ये 20,000 रिवर्स हो जाए। तो ऐसा डिफरेंस जो एक साल में अराइज हुआ पर अगले सालों में वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर क्या बनता है, डीटीए डीटीएल। डीटी अब सर डीटीए बनेगा कि डीटीएल, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर डेफर टैक्सेस बनते हैं, परमानेंट डिफरेंसेस के ऊपर डेफर टैक्सेस नहीं बनते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये डीटीए कब बनेगा, डीटीएल कब बनेगा। दोनों दोनों किसके ऊपर बनते हैं, टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर बनते हैं। तो अब टाइमिंग डिफरेंस के भी दो टाइप्स होते हैं। टाइमिंग डिफरेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस। एक होते हैं टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंसेस। क्या होते हैं, टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंसेस। और दूसरे होते हैं डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस। अब मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है क्योंकि यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा उलझते हैं। टैक्सेबल, टैक्सेबल फ्यूचर में टैक्स ज्यादा लगेगा, फ्यूचर में टैक्स ज्यादा लगेगा। मतलब आज मेरी टैक्सेबल इनकम कम है, मेरी अकाउंटिंग इनकम आज ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं टैक्सेबल अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा कि मेरी अकाउंटिंग इनकम जो है वो ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है, ठीक है। ये एक सेकंड में फिर से बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं, टुडे अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है। आज मेरी क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है। तो आज टैक्सेबल इनकम कम है, पर क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है मतलब ये फ्यूचर में रिवर्स होगा। जब फ्यूचर में रिवर्स होगा तो क्या होगा, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी। फ्यूचर में अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो फ्यूचर में टैक्स ज्यादा लगेगा, फ्यूचर में टैक्स ज्यादा लगेगा। अगर फ्यूचर में टैक्स ज्यादा लगेगा तो मुझे उसकी तैयारी आज ही करके रखनी चाहिए। तो आज मैं क्रिएट करूंगा डीटीएल, उसकी मुझे तैयारी आज क्रिएट करनी चाहिए। हाउ टू क्रिएट, हेंस क्रिएट डीटीएल टुडे, आज मुझे उसकी तैयारी करके रख लेनी चाहिए। आया समझ में कि नहीं। तो मैं एंट्री क्या करूंगा आज। अच्छा डीटीएल क्या होता है, डीटीएल भी एक तरीके से प्रोविजन होता है कि मुझे फ्यूचर में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, बिकॉज आज मेरा अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है। आज मैंने टैक्स पे कम किया है पर फ्यूचर में मेरा टैक्स ज्यादा लगेगा, फ्यूचर में मुझे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो आज मैं एंट्री कर रहा हूं पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप आज डीटीएल बना रहे हो तो कहीं ना कहीं पी एंड एल को डेबिट कर रहे हो, मतलब आप एक एक्सपेंस बुक कर रहे हो। तो डीटीएल क्रिएट करना, एक एक्सपेंस बुक करना, जस्ट लाइक सीटीएल क्रिएट करना इज एक्सपेंस बुक करना। तो जब सीटीएल क्रिएट करते हो तो एक्सपेंस बुक करते हो, वैसे ही डीटीएल क्रिएट करते हो तो एक्सपेंस बुक करते हो, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ये टाइमिंग डिफरेंस है, मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी रिवर्स होगा। तो जब ये रिवर्स होगा, जब फ्यूचर आएगा तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा। जब फ्यूचर में टैक्स ज्यादा लगेगा देन आपको डीटीएल को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई डीटीएल आज क्रिएट किया है तो फ्यूचर में रिवर्स होके रहेगा, क्योंकि आज आपने डीटीएल क्रिएट किया है ये सोच के कि फ्यूचर में टैक्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो टाइमिंग डिफरेंस है। अब वो टैक्स लगने का टाइम आ चुका है तो टैक्स लग गया, टैक्स ज्यादा लग गया, तो जो डीटीएल क्रिएट किया था उस डीटीएल को रिवर्स करो। तो डीटीएल को अगर रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, डीटीएल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अब देखो पहले आपने पी एंड एल डेबिट किया था तो आपने एक्सपेंस माना था, अब आप डीटीएल रिवर्स करके पी एंड एल क्रेडिट कर रहे हो तो लॉजिकली वो पी एंड एल आपका क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपकी इनकम बन गया, ठीक है। अब आप इसको इनकम बोल सकते हो, कुछ बच्चे जैसा आपको समझ में आए, आप कुछ बच्चे इसको इनकम की तरह सोच सकते हो, या कुछ बच्चे इसको ऐसा सोच सकते हो कि पहले एक्सपेंस किया था वो एक्सपेंस का रिवर्सल हुआ। तो आइदर यू कैन से इनकम और यू कैन से रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, ठीक है।
एग्जाम्पल्स ऑफ डीटीएल, डीटीएल के एग्जाम्पल्स मैंने अपने सुपर 35 नोट्स में डाल के रखे हैं। सुपर 35 नोट्स मेरे यहाँ पर है। जब आप सुपर 35 नोट्स देखोगे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, पर सुपर 35 मेरा मानना है कि मैक्सिमम बच्चों ने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। सुपर 35 आपको देख लेना चाहिए। तो सुपर 35 नोट्स में मैंने डीटीएल के कई सारे ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपको क्वेश्चन में आएंगे, जो मोस्टली क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये डीटीएल के एग्जांपल्स आप एक बार देख लीजिएगा। अब वापस आ जाते हैं। एक हो गया आपका टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस, अब होता है आपका डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस। डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है, डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस मतलब उल्टा इसका, मतलब फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी। फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी। सेविंग क्यों होगी बेटा? डिडक्टेबल, बिकॉज फ्यूचर में मुझे कुछ डिडक्शंस ज्यादा मिलने वाले हैं अगेंस्ट फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम से। मतलब फ्यूचर में मैं जो भी टैक्सेबल इनकम कमाऊंगा उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ डिडक्शंस मिलेंगे जो आज डिसअलाउ हो गए थे। आज कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो गए, इसकी वजह से आज टुडे टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई। आज की टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई। अब इतना समझ जाना कि अगर टैक्सेबल इनकम मैंने ज्यादा लिखा है तो इसका मतलब अकाउंटिंग इनकम आज की कम होगी। तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस मेरे डिसअलाउ हो गए टेम्पररी, पर फ्यूचर में वो डिडक्शंस मुझे मिलेंगे। जब वो फ्यूचर में डिडक्शन ज्यादा मिलेंगे तो मेरी फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, जिससे मेरी टैक्स की सेविंग होगी। तो मुझे आज क्या क्रिएट करना चाहिए? आज मुझे डीटीए क्रिएट करना चाहिए। आज मुझे क्या क्रिएट करना चाहिए? डीटीए क्रिएट करना चाहिए। पर यहां पर पॉइंट आता है कि यार ये तो प्रूडेंस के अगेंस्ट हुआ, कि मैं ये बोल रहा हूं कि फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी, मुझे फ्यूचर में टैक्स मेरा टैक्स का सेविंग होगा, तो मैं आज ही डीटीए क्रिएट करके क्या मैं इनकम क्रिएट कर दूं? तो हाँ, ये प्रूडेंस के अगेंस्ट है, बट AS22 अलाउ करता है अगर अगर आपको यकीन है कि फ्यूचर में आपके पास सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट पे आप वो डिडक्शंस क्लेम कर पाओगे। सपोज मेरे पास फ्यूचर में कोई सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम होने ही नहीं वाली है, तो जो आज मेरे डिडक्शंस जो डिसअलाउड हुए हैं, मैं बोल रहा हूं फ्यूचर में डिडक्शन मिलेंगे, डिडक्शन मिलेंगे। डिडक्शन मिलने के लिए टैक्सेबल इनकम भी तो होनी चाहिए। तो अगर मुझे यकीन है कि फ्यूचर में मेरी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट में मैं डिडक्शन क्लेम कर लूंगा, तो मुझे आज डीटीए बना लेना चाहिए। तो डीटीए अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अब जब आप डीटीए बना रहे हो तो असेट क्रिएट कर रहे हो और उसका अपोजिट साइड में पी एंड एल कर रहे हो, तो मतलब एक तरीके से आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो आज। हाँ हाँ, ये फ्यूचर की इनकम होने वाली है, बट आप इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हो क्योंकि आपको सर्टेनिटी है कि हाँ मुझे इनकम होके रहेगी। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे आप डेटर्स को गुड सेल करते हो क्रेडिट पे, पर आप सेल आज रिकॉर्ड कर देते हो क्योंकि आपको सर्टेनिटी होती है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। उसी तरीके से आप इनकम बुक कर रहे हो बिकॉज आपके पास सर्टेनिटी है कि फ्यूचर में आपको टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे और तब आपकी टैक्स की सेविंग हो जाएगी। तो आप उसके बेसिस पर आज डीटीए बुक कर रहे हो टू पी एंड एल। जब फ्यूचर आएगा, टैक्स की सेविंग हो जाएगी, तो आप वो जो डीटीए क्रिएट किया था वो रिवर्स कर देना। तो पहले डीटीए टू पीएनएल किया था, अब पीएनएल टू डीटीए कर देना। तो सोचो, पहले आपने टू पीएनएल किया था तो एक तरीके से इनकम बुक की थी, अब आप पीएनएल डेबिट कर रहे हो, तो आइदर आप उसको एक्सपेंस बोल सकते हो या फिर आप उसको इनकम का रिवर्सल बोल सकते हो। ठीक है, मैंने एक्सपेंस लिखा है सिंपल समझने के लिए। तो ये हो गया। तो इस तरीके से डीटीए डीटीएल क्रिएट होते हैं। इस तरीके से डीटी डिटेल क्रिएट होता है। मैं इसमें आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे सुपर 35 का वीडियो भी देख सकते हो। उसमें मैंने ये बातें की हैं, एग्जांपल्स ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, एग्जांपल्स ऑफ डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंस, मतलब डीटीए कौन कौन से केसेस में बनता है, डीटीएल कौन कौन से केसेस में बनता है। और उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन नंबर 20 सुपर 35 के अंदर ही इंपॉर्टेंट मार्क करवा के करवाया भी है, इसको सॉल्व भी करवाया है। और इसके अलावा जो मेरे 183 क्वेश्चन की लिस्ट मैंने आप लोगों को दी है, उसमें से भी पूरे वो क्वेश्चंस कर, उसके अंदर भी AS22 के 2-4 क्वेश्चंस होंगे, वो पूरे करके जाओगे इस पर्टिकुलर रिवीजन के बाद, तो आपको AS22 में कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। आइए और आगे बढ़ते हैं। 183 क्वेश्चन की लिस्ट, सुपर 35 और जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं एग्जाम के लिए, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, लेक्चर को लाइक करना मत भूलना। आपके लिए मैंने स्पेशली ये नोट्स लिखे हैं पहले मैंने, ठीक है ना।
और मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, ना ही मैंने ये किसी क्लासरूम में मैंने ये नोट्स बनाए हैं। मैंने बाकायदा 20-25 मिनट इन्वेस्ट करके टाइम, ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स दूं और सिंपल भाषा में दूं, इसीलिए ताकि आपको AS22 अच्छे से समझ में आए। मेहनत की है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन कि जब DTA क्रिएट किया गया था, तो वही वो सब्जेक्ट टू द सर्टेनिटी था। तो वो कौन सी सर्टेनिटी होती है? वो दो टाइप की सर्टेनिटी होती है। एक होती है आपकी रीजनेबल सर्टेनिटी, फ्यूचर टैक्सेबल इनकम कमाने की, और दूसरी होती है वर्चुअल सर्टेनिटी, VCCE, फ्यूचर टैक्सेबल इनकम कमाने की। तो उस पर अपन बात करते हैं। एक होता है पैरा 15, एक होता है पैरा 17। पहले अपन बात करेंगे पैरा 17। पैरा 17 कहता है कि इन दो केसेस में, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब ना मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, MCQ या थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन दो केसेस में, ये दो भी आपके कौन है? डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंसेस। ये दोनों के दोनों कौन है? डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंसेस। इन दो केसेस में आपको आपको ये चेक करना है कि क्या मुझे फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी। अगर हां, तो इन दो केसेस में आप आज DTA क्रिएट कर सकते हो वापस से। ये आपके पास आज कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस रखे हैं, मान लो 10 लाख रुपए के। क्या उसके ऊपर आप DTA क्रिएट कर दोगे? सर क्यों क्रिएट करूं भाई? ये लॉसेस हैं, फ्यूचर में सेट ऑफ होंगे मेरी टैक्सेबल इनकम से, तो मेरी टैक्स में सेविंग होगी, तो आज DTA बना लेता हूं। वैसे ही अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, फ्यूचर में जब मैं फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी तो उससे मैं सेट ऑफ कर दूंगा, तो टैक्स सेविंग होगी, तो मैं आज DTA क्रिएट कर लेता हूं। पर फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी, इसकी क्या गारंटी है? इसकी मुझे आज क्या चेक करनी पड़ेगी? वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। अगर मेरे पास वर्चुअल सर्टेनिटी है कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होके रहेगी, मतलब इन शॉर्ट तुम्हारी भाषा में ऑलमोस्ट 90% और मोर प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट 90% और मोर प्रोबेबिलिटी। अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में तो टैक्सेबल इनकम होने ही वाली है, जिसके 90% से ज्यादा चांसेस हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक है ना, टैक्सेबल इनकम होने के अच्छे खासे चांसेस हैं, मेरे पास सर्टेनिटी है और मेरे पास एविडेंस है, कन्विंसिंग एविडेंस है कि फ्यूचर में मुझे टैक्सेबल इनकम होगी, तो मैं डेफिनेटली ये लॉसेस सेट ऑफ कर पाऊंगा, ये डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर पाऊंगा। अगर मैंने सेट ऑफ कर लिया तो मुझे टैक्स की सेविंग होगी, टैक्स की सेविंग होगी, तो आज मैं DTA क्रिएट कर सकता हूं। देयर आर सम डिडक्टेबल टाइमिंग डिफरेंसेस ऑन विच DTA इज क्रिएटेड ओनली, DTA is created only when there is a VCCE, that in future there will be taxable income। कुछ आया समझ में? दूसरा है आपका पैरा 15। पैरा 15 आपका मिसलेनियस है कि पैरा 17 के दो आइटम्स को छोड़कर बाकी जितने भी आइटम्स होते हैं उनके ऊपर भी आप DTA बना सकते हो, पर आपको इतना ज्यादा डिटेल में 90% तक की प्रोबेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरे ऐसे कौन से आइटम? सुपर 35 के नोट्स में लिखा है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका डिसअलाउ हो गया, DTA बना लो, फ्यूचर में बैड डेट होंगे तो आपका एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन ऑन कैश बेसिस इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपको कैश बेसिस पे एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा, अभी डिसअलाउड हो गया, तो फ्यूचर में आपको एक्सपेंस अलाउड होगा टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो इन सभी चीजों के ऊपर क्या आप DTA बना सकते हो? यस, पैरा 15 बोलता है कि बिल्कुल बना सकते हो। ये इनसे अलग है, और इनके ऊपर बस आप ये देखो कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी कि नहीं, और उसके लिए आपको VCCE मतलब अप्रॉक्स 90% और मोर प्रोबेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी, उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी है कि नहीं, मतलब चांसेस मोर देन 50% है कि नहीं। अगर फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी, जिसके अगेंस्ट आपके इन सब चीजों के डिडक्शंस मिलेंगे, और अगर डिडक्शंस मिलेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी, टैक्सेबल इनकम कम होगी तो आपका टैक्स सेविंग होगी, तो आप आज DTA बना लो। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट वाज द मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। बहुत ही सिंपल में, शॉर्ट एंड स्वीट, मैट का अमाउंट कैसे निकलता है? मैट का अमाउंट निकलता है बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कौन सा वाला? एज पर मैट प्रोविजंस, अकाउंटिंग इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम नहीं, जो मैंने सबसे पहले पढ़ाई थी आपको, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम नहीं। बुक प्रॉफिट मतलब
बुक प्रॉफिट मतलब जो मैट के प्रोविजंस के हिसाब से निकलता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो बुक प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय मैट का रेट, जो भी मैट का आपको रेट दिया जाए, लेट अस से 18%, 15%, 20%, जो भी आपको रेट दिया जाए, तो ये निकल गया आपका मैट का अमाउंट। अब आपको क्या करना है, ये आपका मैट का अमाउंट निकल गया, अलग से आपने करंट टैक्स एक्सपेंस पहले निकाल लिया है। करंट टैक्स एक्सपेंस देखो आपने कहां से निकाला है, करंट टैक्स एक्सपेंस आपने निकाला है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल आपका मान लो करंट टैक्स एक्सपेंस निकला है, लेटस से आपका करंट टैक्स एक्सपेंस निकला है 1 लाख, ठीक है, करंट टैक्स एक्सपेंस आपका 1 लाख निकला है, और आपका जो मैट निकला है वो निकला है आपका 1,25,000, ठीक है ना, 1,25,000। तो मुझे बताओ 125 आपको मिनिमम से मिनिमम पे करना ही पड़ेगा। वैसे तो आप 1 लाख तो वैसे भी पे कर रहे थे, पर मैट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अब आपको 25 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। तो आपको क्या करना होता है ना, मैट के केस में आपको एक्सेस अमाउंट निकालना होता है कि मैट पे करने के कारण आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया। तो आपने एक्स्ट्रा पे किया 25,000 रुपए, मैट के प्रोविजंस के कारण आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, 25,000 रुपए। और इस एक्स्ट्रा की ये एंट्री पास करनी पड़ती है कि जो भी आपने ये एक्स्ट्रा पे किया, ये भी तो आपका खर्चा है, ये भी तो P&L में जाएगा। तो जो भी आपका वो एक्सेस अमाउंट आपने पे किया टू करंट टैक्स लाइबिलिटी, क्यों, अरे भाई वो भी तो आपको एक्स्ट्रा पे करना ही है ना, वो भी आपकी करंट टैक्स लाइबिलिटी का जाके हिस्सा बन जाता है। अगर पे कर दिया तो टू बैंक, अभी पे करना है तो टू करंट टैक्स लाइबिलिटी। तो सर लॉजिकली हम ऐसी भी एंट्री पास कर सकते हैं कि करंट टैक्स एक्सपेंस मुझे 1 लाख रुपए पे करना चाहिए, ये वाला, ठीक है, उसके बाद एक्सेस वाला पोर्शन ये भी पे करना है अब तो, एंड टू करंट टैक्स लाइबिलिटी 1,25। सो लॉजिकली करंट टैक्स एक्सपेंस से करंट टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो जो एक्सेस वाला पोर्शन है मैट के कारण, उससे भी करंट टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, और जो एक्सेस वाला पोर्शन है वो जाता है आपके P&L में। क्लियर। दूसरी एक और चीज, मैट किसी भी तरीके से आपके डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। इन डीटी कैलकुलेशन नेवर यूज मैट का रेट, मैट का रेट यूज मत करना डेफर टैक्स की वर्किंग में, और ना ही आप डेफर टैक्स की वर्किंग में मैट वाले प्रोविजंस का बुक प्रॉफिट यूज करोगे। मैट डीटी निकालने के लिए आप अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम ही कंपेयर करोगे, बुक प्रॉफिट बीच में नहीं लेके आओगे, और आप मैट का रेट भी नहीं डालोगे डीटी कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्स हॉलीडे पीरियड। टैक्स हॉलीडे पीरियड मतलब कुछ पीरियड तक, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक टैक्स लगेगा ही नहीं। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, डू नॉट क्रिएट एनी डीटीए डीटीएल ऑन ऑल टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंस दो टाइप के होते हैं, टैक्सेबल, डिडक्टेबल। किसी प्रकार से भी आप डीटीए डीटीएल क्रिएट मत करो जितने भी आपके पास टाइमिंग डिफरेंसेस हैं जो आपके रिवर्स हो रहे हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर अंदर। अगर उसी पीरियड में, टैक्स हॉलीडे पीरियड में अगर वो रिवर्स हो रहे हैं, अराइज होके रिवर्स हो रहे हैं, मैंने बताया था अभी लेक्चर में, इसी लेक्चर में, कि टाइमिंग डिफरेंस वो होते हैं जो 1 ईयर, एक साल में अराइज होते हैं पर फ्यूचर में रिवर्स होते हैं। तो अगर रिवर्स हो रहे हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर अंदर, तो उसके ऊपर आपको डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं करना है। पर ऐसे टाइमिंग डिफरेंसेस जो टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद रिवर्स हो रहे हैं, टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद रिवर्स हो रहे हैं, उस पे आपको डीटीए डीटीएल बनाना है। एग्जांपल के तौर पर मान लो ये आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड है 5 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और उसके बाद आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड नहीं है, उसके बाद आपका टैक्सेबल पीरियड है। ये है आपका टैक्सेबल पीरियड, टैक्सेबल पीरियड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मान लो फर्स्ट ईयर में टाइमिंग डिफरेंस 400 रुपए का अराइज हुआ, सेकेंड ईयर में टाइमिंग डिफरेंस 300 रुपीज का अराइज हुआ, तो कुल मिला के कितना हो गया, 700 रुपीज का। अब लिखा है कि थर्ड ईयर से लेकर 9th ईयर तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर्स में, नेक्स्ट 7 ईयर्स में, 2 साल बाद नेक्स्ट 7 ईयर्स में आपका ये टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स होने वाला है एवरी ईयर 100 रुपए। तो मुझे बताओ इसमें से 100 रुपए कितना आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर अंदर रिवर्स होगा, ये टैक्स हॉलीडे पीरियड है, तो यहां आपका 100 रिवर्स होगा, यहां आपका 100 रिवर्स होगा, यहां आपका 100 रिवर्स होगा। तो जो ये 100 100 100 300 है, इसके ऊपर आप टाइमिंग डिफरेंस, ये टाइमिंग डिफरेंस आपका रिवर्सेबल हो रहा है टैक्स हॉलीडे पीरियड में, तो आप इसके ऊपर डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है, इसके ऊपर आप डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं करोगे। और जो टाइमिंग डिफरेंस 100 100 100 100, जो 400 रुपए का टाइमिंग डिफरेंस आपका रिवर्स हो रहा है आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड,
उसके ऊपर आप क्रिएट करोगे। अब फीफो चलाना है, जैसे 100 100 100 रिवर्स हो रहा है तो फीफो इस 400 में से सबसे पहले रिवर्स होगा। तो 100 100 100 ये 300 कहां से रिवर्स हुआ होगा? 400 में से। तो नो डीटी ऑन द फर्स्ट 300 ऑफ टाइमिंग डिफरेंस आउट ऑफ 400। तो 400 में से फर्स्ट 300 आपके डीटी नहीं बनेगा। क्रिएट डेफर टैक्स ऑन द रिमेनिंग 100 ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि 400 में से आपका 300 तो है ही नहीं, बचा 100 जो आपका छठे साल में रिवर्स होगा, और ये 300 सातवें आठवें नवे में रिवर्स होगा। तो क्रिएट डीटी ऑन रिमेनिंग 100 एंड 300। आया समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट टैक्स हॉलीडे पीरियड। इसके अलावा लास्ट पॉइंट बच गई टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस जो आपके P&L में दिखता है लॉजिकली, वो क्या होता है, कैसे होता है? सुपर 35 में मैंने उसका एक, ये ध्यान से देखिए, मैंने ये टेबल बनाया है कि टैक्स एक्सपेंस P&L में किस तरीके से आता है। और अभी के वीडियो के हिसाब से अगर आप मेरे डेबिट क्रेडिट इनकम एक्सपेंस को ध्यान दोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि टाइमिंग डिफरेंस टैक्स एक्सपेंस क्या होता है। लॉजिकली टैक्स एक्सपेंस के अंदर एक तो आपकी करंट टैक्स एक्सपेंस आ गई, एक आपका एक्सेस ऑफ मैट, वो भी आपका एक्सपेंस आ गया। आपने DTL क्रिएट किया तो वो भी आपका एक्सपेंस आ गया। आपने DTA क्रिएट किया तो वो आपका इनकम आ गया, इसीलिए आप उसको माइनस कर रहे हो। फिर आपने DTL को रिवर्स किया तो वो भी आपका L रिवर्स हुआ तो इनकम हुआ, इसीलिए माइनस कर रहे हो। और DTA को रिवर्स किया तो P&L डेबिट हो गया तो वो आपका एक एक्सपेंस हो गया, तो आप उसको प्लस कर रहे हो। तो इन सबको मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टैक्स एक्सपेंस, जो आप अपने P&L में दिखाते हो फाइनली। अगर आपने सुपर 35 मेरे इस वीडियो के बाद भी अगर आपने सुपर 35 देख लिया और ये क्वेश्चन और 183 लिस्ट में से जो मैंने AS22 के 2-3 क्वेश्चंस दिए होंगे वो कर लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम। मैंने पहले भी आपको कहा था कि तुम बच्चों बस लगे रहो अपनी पढ़ाई में, मैं तुम्हारा भाई अंत तक तुम्हारा साथ देगा। ये AS22 उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जय सर का AS22 कब आएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करना और सब्सक्राइब करना वीडियो को मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, लव यू ऑल।